और इस वक्त सीधा एक अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। म्यांमार में एक बार फिर से भूकंप आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप ने तीनों ही देशों में भारी तबाही मचाई है, लेकिन देखिए एक बार फिर से म्यांमार में भूकंप आया है। एक बार फिर से म्यांमार की धरती भूकंप से दहल गई है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग लापता हैं, लेकिन एक बार फिर से दहल गई है म्यांमार की धरती। आपको बता दें कि जो एपिसेंटर है वो म्यांमार का सांगाई क्षेत्र ही है और ये एक बड़ी वजह है कि म्यांमार में एक बार फिर से भूकंप आया। माना जाता है कि एक बार के बाद कई बार आफ्टर शॉक्स जो है वो आते हैं और अब देखिए आप किस तरीके से कल 12:50 पर जो म्यांमार को एक बार दहला दिया था भूकंप के झटकों ने, अब एक बार फिर से वही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इस बार भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.7 बताई जा रही है। 7.7 की तीव्रता से म्यांमार की धरती हिल गई थी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कल जो है वो भूकंप की वजह से जो कंपन थी वो इतनी ज्यादा थी कि बहुमंजिला इमारतें धड़धड़ाकर गिर पड़ी, पुल गिर पड़े, मेट्रो की सेवाओं को रोक दिया गया, कई घर टूट गए, मंदिर टूट गए। आलम यह था कि जो इंफिनिटी पूल था उसका पानी जो है वो झरझराकर गिरता नजर आ रहा था। और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता पल्लवी झा जुड़ गई हैं। पल्लवी, लगातार आप ये बात कह भी रही थी कि जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो लगातार आते रहते हैं और अब देखा जा रहा है कि एक दिन के बाद यानी कि 24 घंटे बीतने के बाद एक बार फिर से म्यांमार में 4.7 की तीव्रता से भूकंप आया है। बिल्कुल, देखिए अर्थक्वेक जब भी आता है, जब भी मेन शॉक होता है जिसको हम इम्पोर्टेंट कह रहे थे कि 7.7 की तीव्रता से जो पहला शॉक आया, उसके बाद से हम देखें तो देखिए 6 से 7 कल अर्थक्वेक के शॉक थे और उसके बाद फिर आज जिस तरीके से आया है, ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो रीएडजस्टमेंट होता है स्ट्रेसेस का वो लगातार पृथ्वी के अंदर होता रहता है। यानी इसको आसान भाषा में समझे तो जब भी अर्थक्वेक का जो मेन शॉक आया वो एक तरीके से शॉक तो आया, लेकिन जब आगे आगे बढ़ता जाता है अर्थक्वेक उसके यानी इसको ऐसे समझिए कि कोई करंट है, करंट आया, कंपन हुई, लेकिन उसे एडजस्टमेंट तो करना है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं आफ्टर शॉक की तरह आपको फील होना शुरू होता है। और वो किस जगह पे होता है? जो फॉल्ट लाइन है। तो जो फॉल्ट लाइन है वहीं पे एडजस्टमेंट होती है और इसी की वजह से कई बार छोटे भूकंप के ट्रेमर्स होते हैं, कई बार बड़े भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि आफ्टर शॉक जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं, उसकी तीव्रता छोटी होती है, लेकिन कई बार केसेस में क्या होता है कि उसकी तीव्रता बढ़ भी जाती है। जहां पर स्ट्रेस ज्यादा होता है वहां पर तीव्रता ज्यादा होने की आशंका होती है। लेकिन फिर यहाँ पर दिव्या, इसको इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना क्योंकि ये जो आफ्टर शॉक भी हैं इसको भी मापा नहीं जा सकता है, इसको भी नहीं समझा जा सकता है कि वो कब कौन सी जगह पर किस तीव्रता के साथ आएगा। और इसीलिए चाहे प्रशासन हो चाहे जानकार हो, ये लगातार इसीलिए कहते आए हैं कि जब भी बड़ा अर्थक्वेक आता है उसके बाद से आफ्टर शॉक होने का खतरा रहता है और इसीलिए लोगों से अपील की जाती है कि वो किसी भी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और एकदम औचक रहें, ताकि ये उनको एहसास हो कि कभी भी अगर हल्का सा भी ये महसूस हो रहा है कि कंपन हो रही है या भूकंप के झटके जैसी बात समझ में आ रही है तो तुरंत घर से बाहर या जो भी सुरक्षित स्थान है वहां पर चले जाएं। तो ये होगा और धीरे धीरे ये कम होता चला जाता है। जैसे अभी देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो 4.7 या 4.2 के आसपास है, हो सकता है ये थोड़ा बढ़े, 5 के आसपास भी जाए, लेकिन धीरे धीरे ये कम भी होने लगेगा, 3 पॉइंट के आसपास जाएगा, 2 दशमलव के आसपास भी चला जाता है। और क्योंकि वो जो स्ट्रेस जो रिलीज होते हैं उसको कहीं ना कहीं सेटल करना होता है, वो सेटल करने की एक प्रक्रिया है जो फॉल्ट लाइन पर लगातार होती रहती है। और सिर्फ वही नहीं, आप हमारे देश में देखिए हर वक्त जो है आफ्टर शॉक महसूस होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, महसूस नहीं होते, होते रहते हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड 4 से ऊपर चला जाता है तब आप और हम महसूस कर पाएंगे, लेकिन जब भी इसका मैग्नीट्यूड काफी नीचे होगा यानी 3 के आसपास, 2 के आसपास, तो वो पृथ्वी में के अंदर हमेशा ये घटित होता रहता है, लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है।
पल्लवी, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में 15वीं बार म्यांमार की धरती जो है वो दहलती हुई नजर आ रही है, 4.7 की तीव्रता, ये क्या कहता है? क्योंकि हमने 8 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप की तस्वीरें देखी कल, किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को परेशान कर दिया। 4.7 ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है, और क्या आने वाले समय में भी इस तरह के जो आफ्टर शॉक हैं वो महसूस किए जा सकते हैं, और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आफ्टर शॉक आते हैं और आते रहेंगे, इसको मापा नहीं जा सकता है और ना ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कब होगा और कहाँ किस इलाके में होगा। अब 4.7 की बात आपने की, तो देखिए कई बार इस मैग्नीट्यूड में भी भूकंप के झटके ज्यादा महसूस होते हैं। कारण ये कि जिस वक्त ये अर्थक्वेक आए और स्ट्रेस जहां पर ज्यादा हो वहां पर ये महसूस होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट सबसे रहता है कि वो केंद्र कहाँ है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कितने किलोमीटर अंदर हुआ है, क्या इसकी गहराई कम थी, क्या गहराई काफी ज्यादा थी। जो लिथोस्फीयर क्रस्ट होता है ना दिव्या, देखिए धरती के भीतर काफी चीजें होती हैं, लेकिन जो क्रस्ट होता है, लिथोस्फीयर क्रस्ट बोलते हैं, जहां तक कोई चीज नहीं जा सकती है, बेसिकली वहीं पर ये कंपन होता है। ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है फॉल्ट लाइंस पे, तब उसी इस तरीके की कंपन होती है। लेकिन फिर वही है कि वहां स्ट्रेस किस तरीके का है। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो 4.7 में भी आपको एहसास होगा, या कई बार जो है परेशानी भी हो सकती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब 7 के आसपास हो जाता है, या हम 6 से ऊपर भी कभी कभी चले जाएं, तो भी ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसमें ये हमेशा ध्यान रखने की बात होती है कि जब आप मान लीजिए किसी घर में है, बिल्डिंग्स में है, पुरानी बिल्डिंग है खास करके, तो पुरानी बिल्डिंग के में लोगों को खाली कराया जाता है। आप ध्यान दें तो म्यांमार के अस्पतालों को खाली करा लिया गया था, जो कि हाई राइज बिल्डिंग थी। वो इसी वजह से कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनके गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और चूंकि हॉस्पिटल है वहां पर तमाम तरह के यंत्र होते हैं, आग लगने का खतरा होता है, तो इसलिए भी उन सभी जगहों को खाली कराया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कि 2 फ्लोर 3 फ्लोर का घर है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने लिफ्ट लगाया है तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल रुक जाता है। और दूसरी तीसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो पिलर्स होते हैं, जैसा कि लगातार हम कहते भी आए हैं कि जो पिलर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जो भी लोग हैं, मान लीजिए वो निकल के नहीं आ पा रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको क्या करते हैं कि पिलर्स के कॉर्नर पे खड़ा किया जाता है, ताकि वो जब गिरे भी तो पिलर जो इतने स्ट्रांग होते हैं वो जल्दी नहीं गिरते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हो सकता है तो आप तुरंत घर से बाहर निकले, सुरक्षित स्थान यानी कि जो खाली एरिया है, पार्क एरिया है, वहां पर जाकर खड़े हों, क्योंकि अभी जिस तरीके के आफ्टर शॉक आ रहे हैं वो बहुत कम नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और वो बड़े हैं। लेकिन वही है कि ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर हम कल से आज में देखें तो उसकी जो एक तरीके से जो हम जिसको कहते हैं कि तीव्रता है, वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है, लेकिन बीच बीच में वो बढ़ भी रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आफ्टर शॉक्स हैं उसमें अभी भी ताकत है, लेकिन इस वक्त तनाव लेने से या डरने घबराने से ज्यादा इस वक्त जरूरी ये है कि सतर्कता और समझदारी बरती जाए, तभी ऐसे सिचुएशन से लड़ा जा सकता है। और देखिए, साइंस के भी इसमें हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी साइंटिस्ट के पास भी आज तक इसीलिए नहीं आ पाई, क्योंकि जिसका जिक्र मैं कर रही थी कि जो लिथोस्फीयर क्रस्ट है, उस तक किसी भी यंत्र का या इंसान का पहुंच अभी तक नहीं हो पाया है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं, भारत भी लगा है इसमें, अमेरिका, चीन, जापान, ये ऐसी कंट्री है जो लगातार इस पे शोध तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहां तक पहुंचे नहीं है। जिस वक्त ये पहुंच पाएंगे तभी ये पता लग पाएगा कि यहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है और इस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हो सकती है। लेकिन अभी इस तरीके की कोई तकनीक हमारे पास नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि भूकंप कब और किस तीव्रता के साथ आएगा। तो इसीलिए इस वक्त जो है जाहिर तौर पर सतर्कता ही बरतनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार अपने लेवल पर जो कवायद कर सकती है वो कवायदें कर ही रही हैं, बचाव कार्य किया जा रहा है। भारत ने भी हाथ बढ़ाया है और जो सामग्री है वो वहां तक पहुंची है। तो धीरे धीरे देखिए, यही ऊपर वाले से प्रे किया जा सकता है कि जैसे शौक आए वो धीरे धीरे कम होता जाए, ना कि वो बढ़े।
ठीक है, जल्दी से एक सवाल का जवाब जो है वो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त देखिए कल ही हमने देखा कि किस तरीके से 8 रिक्टर स्केल से ज्यादा भूकंप की तीव्रता रही, 7.7 जो है वो थाईलैंड में। अब ये बताइए, राहत और बचाव का काम तो लगातार चल रहा है, यानी कि एक बार फिर से म्यांमार ये कोशिश कर रहा है कि वो संभले और एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाए। ऐसे में जब ये आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं 4.7 की तीव्रता के ही सही, कितनी बड़ी बाधा जो है वो बन सकते हैं? एब्सोल्युटली, देखिए ये बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो तीव्रता थी वो 7.7 की थी, वो बड़ा मैग्नीट्यूड था। और जब बड़े मैग्नीट्यूड में इस तरीके का हाल हुआ है तो बिल्डिंग्स का कोलैप्स हो जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाना, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसमें राहत बचाव कार्य इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि वहां तक क्रेन्स का पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। उसको कटिंग करना, उसमें जो लोग दबे हुए हैं उसको निकाल कर लाना, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। और इसीलिए जो बाकी देश हैं उन्होंने हाथ आगे इसीलिए बढ़ाया है कि जो हर संभव मदद हो सकेगी वो किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तकनीक जो है भारत के पास है, बहुत सारी तकनीक जो अमेरिका के पास है, तो उन तकनीकों की मदद से म्यांमार को या थाईलैंड को, इन तमाम जगहों की जो राजदूत हैं या तमाम जो लोग हैं उनसे, प्रशासनिक लोग हैं, उनसे संपर्क कर ये करने की कवायद होगी। लेकिन ये डिफिकल्ट बहुत हो जाता है। देखिए किसी भी आपदा में ये बड़ी आपदा है, और इस आपदा को इसलिए भी हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हमारे देश में भी भुज में एक बड़ी आपदा हुई थी। 1905 का जिक्र भी किया गया था जब बहुत बड़ी आपदा आई थी, और एक जानकार बता रहे थे कि ऐसे सिचुएशन में जब बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और दूर दूर तक जो मलबा होता है उसको खंगालना, उसको निकालना उसमें से लोगों को एक बहुत टफ होता है। तो जाहिर तौर पर वहां की सरकारों के लिए बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन कोशिश जरूर हो रही होगी वहां पर ताकि लोगों को निकाला जा सके। लेकिन जो आफ्टर शॉक अगर आते हैं तो और वो भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के, तो वो और परेशानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि और ज्यादा मलबा बढ़ेगा, और जब मलबा बढ़ेगा तो वो और ज्यादा परेशानी खड़ा करेगा। तो मलबा तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ देखिए कई बार क्या होता है दिव्या, यहाँ भी, और हमने नेपाल की अगर भूकंप की तस्वीरों को याद करें तो नेपाल में सड़कों में भी दरारें आ गई थी, और कुछ इसी तरीके से हमने देखा कि म्यांमार में भी सड़क पर चल रही गाड़ियां जो थी वो भी बड़ी तेजी से हिलती डुलती नजर आई। हालांकि अभी तक वहां से ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है जिसमें दरारें दिखाई पड़ती हो, लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान है कि नेपाल में सड़कों के भीतर जो है वो दरारें आ गई, जो लोग चल रहे थे वो दरारों में गिर गए थे। तो ऐसी स्थिति भी आती है, लेकिन देखिए प्रशासन अपनी तरफ से हर कदम उठाने की कोशिश करता है। चुनौती बहुत बड़ी है, और यही वजह है कि तमाम जो देश हैं वो आगे बढ़कर ऐसे देश को साथ देने के लिए या उनके साथ खड़े होने के लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कई देश इसको महसूस कर चुके हैं, चाहे जापान हो, भारत हो, ये तमाम जो देश हैं, चीन हो, ये वो देश हैं जिनके यहाँ पर लगातार भूकंप के झटके आते ही हैं। खास करके अगर भारत की बात की जाए तो देखिए बीते कुछ वक्त से नॉर्थ इंडिया में खास करके भूकंप के झटके काफी ज्यादा बढ़े हैं। ये हम देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर भूकंप के झटके बढ़े हैं। इसके कई कारण हैं दिव्या, और ये कारण शायद आज हमारे साइंटिस्ट समझ रहे और सरकारें भी समझ रही हैं, लेकिन इस पर और ज्यादा काम करने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि जिस तरीके का आफ्टर शॉक आया है बड़े मैग्नीट्यूड का है, और उसका इफेक्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी आया, चीन में भी आया। अब क्या उस फॉल्ट लाइन पर क्या हमारे देश में स्ट्रेस बढ़ेगा या वहां पर भूकंप के बड़े झटके महसूस हो सकते हैं, ये तो आशंका हमेशा बनी रहती है और बनी रहेगी इस भूकंप के झटके के बाद। तो देखिए तमाम सरकारों को इस वक्त देखिए अच्छी बात है कि उन देशों की हेल्प के लिए आगे आए हैं जो इस वक्त आपदा की घड़ी से गुजर रहे हैं, लेकिन अपने देश में भी उनको बहुत सतर्क रहने की इस वक्त जरूरत है।